हेलो गाइस। यूपीएससी क्रैश कोर्स में दोबारा से एक और नया चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी का। ज़्यादा समय नष्ट करने के बजाय हम लोग शुरू करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में आज हम बात करेंगे। अगेन मैं डायरेक्ट लक्ष्मीकांत की बुक से ही आपको डायरेक्ट सारा का सारा एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कुछ भी पॉइंट जो है मिस हो और आपकी पूरी की पूरी जो बुक है वो बहुत आसानी से कवर हो। इसलिए मैंने पूरी की पूरी जो बुक है उसी को आपके सामने जो है वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, मतलब वीडियो सीरीज की फॉर्म में, राइट। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नाम से ही समझ में आता है। बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहली बात तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर मैं हाईलाइटर यूज़ करूँ तो ये देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जिसको एक लॉ के थ्रू, पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बॉडी का पहले से प्रोविजन नहीं बनाया गया है। एक लॉ पास किया गया है, उस लॉ के अंदर में इस बॉडी को बनाने का प्रोविजन है। तो सबसे पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लॉ है इट इज़ बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसके तहत इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, राइट। 1993 में इसको बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज होता है, वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स के जो भी प्रोटेक्शन हमारी कंट्री में होने चाहिए, उन सभी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो है स्थापना की गई थी। और इट इज़ कॉल्ड द वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। कई बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है, किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कोई आपसे ये पूछे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स का चार्टर जो है यूनाइटेड नेशंस ने पूरा पब्लिश किया था, जिसको बोलते हैं चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो एक सेपरेट डिस्कशन का टॉपिक है, यहाँ पे मैं उसको नहीं लूँगा। उसके लिए आप बोलेंगे तो मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर बना के एक्सप्लेन करूँगा कि ह्यूमन राइट्स एग्जैक्टली क्या है और उनका क्या कॉनोटेशन है वर्ल्ड में, इंडिया में, और कैसे कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप बेसिकली ले सकते हैं, यहाँ पे जो बुक में डेफिनेशन दिया है कि दीज आर द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन आपको समझाता है कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं बेसिकली, राइट। सो ह्यूमन राइट्स बेसिकली वो राइट्स हैं जो एक सिटीजन की लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका जिक्र जो है वो किया गया है, और इंटरनेशनल कोवेनेंट्स में बेसिकली उसका जिक्र किया गया है, और कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्सेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्स इनको किया जा सकता है, राइट। सो ये बेसिकली ओवरऑल पिक्चर मैंने आपको बता दिया। अब हम बेसिकली ये देखते हैं कि इस कमीशन का काम क्या है, फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। कभी कभी प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में ही सवाल जो है पूछा जा सकता है। पहला तो ऑब्वियस है कि स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू व्हिच ह्यूमन राइट्स इश्यूज कुड बी एड्रेस्ड इन दी मोर फोकस मैनर। ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे देश में बनाए गए हैं ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन सभी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, यानी उनको मजबूत बनाना, ताकि ह्यूमन राइट्स के जो जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से किया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि लुक इनटू एलिगेशंस ऑफ एक्सेसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट इन अ मैनर दैट वुड अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के अलावा, राइट, गवर्नमेंट के अलावा भी जो भी एलिगेशंस हैं ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के, उनको इंडिपेंडेंटली जो है वो देखना, ताकि ह्यूमन राइट्स के जो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस दोस्तों, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है, उसको आप प्लीज इग्नोर कीजिएगा। बेसिकली गवर्नमेंट जो भी ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करता है, उसके अलावा इंडिपेंडेंटली ये बॉडी देखती है कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, और उनको देख करके उन इश्यूज को सॉल्व करना, ताकि ह्यूमन राइट्स को और बेटर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट पूरी तरीके से ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। गवर्नमेंट कई बार अपनी पावर का मिसयूज भी करती है। कई बार गवर्नमेंट जो है अगर फुल मेजोरिटी में आ जाए तो मे भी अपने ड्यूटीज को उतने अच्छे से डिस्चार्ज नहीं कर पाती है। मतलब नहीं कर पाती इन द सेंस, हो सकता है कि पावर्स को मिसयूज कर ले, हो सकता है खुद ही कुछ केसेस में पाया गया है गवर्नमेंट जो है खुद ही ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती हैं। तो ऐसे केसेस में एक बॉडी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंटली एक्ट करे और ह्यूमन राइट्स के जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करे, राइट। तो यही ह्यूमन राइट्स एनएचआरसी जो है
एम करता है करने को। टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द एफर्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड इन दिस डायरेक्शन। ऑब्वियसली जो भी एफर्ट्स इस दिशा में ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन में ऑलरेडी किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी दूसरे एजेंसीज के द्वारा, उनको कॉम्प्लीमेंट करना यानी उनको सपोर्ट करना और स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। तो ये थे इसके कुछ फंक्शंस। तो ये ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, 3 मेजर फंक्शन है, याद रख लेंगे बहुत इजीली, आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स बना सकते हैं या इसको आप एक चार्ट की फॉर्म में याद रख सकते हैं। कॉम्पोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट है पहली बात तो इसमें मल्टी मेंबर बॉडी होती है जिसमें कि चेयरपर्सन और उसके अलावा 5 मेंबर्स और होते हैं, राइट। तो चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट भी करते जा रहा हूँ, चेयरपर्सन और इसके अलावा 5 मेंबर्स, राइट। अच्छा, चेयरपर्सन कौन होता है? ही शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड मेंबर्स कौन होते हैं? सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। और इसके अलावा 3 पर्सन आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी अ वुमन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होना चाहिए? या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग जज होना चाहिए, राइट। दोनों में से कोई एक को चेयरपर्सन बना सकते हैं। और बाकी जो मेंबर्स होते हैं 5, उनमें से या तो सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, सर्विंग ऑफ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं। तो ये 2 हो गए। और बाकी जो 3 होंगे वो जो है वो लोग होंगे जिनकी ह्यूमन राइट्स में काफी ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या नॉलेज होगा, जिसमें से एक जो है वुमेन या लेडी को भी अपॉर्चुनिटी वहां पे दी जानी चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा पैराग्राफ, आप इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। बाकी इसके अलावा ये तो फुल टाइम मेंबर्स हो गए चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स के अलावा। इसके अलावा पार्ट टाइम कुछ मेंबर्स होते हैं, तो वो 7 बेसिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, राइट। एक्स ऑफिशियो मतलब कि वो लोग जो अपनी पोस्ट के बेसिस पे ही कमीशन के मेंबर अपने आप बन जाते हैं, यानी जो भी उस पोस्ट को होल्ड करेगा वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा। कौन होते हैं वो 7 मेंबर्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एज इट इज आपको याद रखना चाहिए। सो बेसिकली कौन कौन है इसमें आते हैं? चेयरपर्सन ऑफ इसमें आते हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑफ एससी, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये सब जितने भी ऑफिसर्स हैं या जितने भी मेंबर्स हैं, ये सभी चेयरपर्सन अपने आप अपनी पोस्ट के बेसिस पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। कोई भी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ही करते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6 मेंबर कमिटी कंसिस्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ गया कि भाई प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं लेकिन प्रेसिडेंट को रिकमेंड कौन करता है? 6 मेंबर की कमेटी बनती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और इसके अलावा सेंट्रल होम मिनिस्टर होता है, ठीक। इसके अलावा सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें करते तो प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट को रेकमेंड कौन करते हैं? 6 मेंबर की कमेटी करती है। उसके मेंबर कौन कौन होते हैं? एक तो पीएम होंगे, पीएम के अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, ठीक, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, और हमारे होम मिनिस्टर होंगे। ये सभी के सभी जो हैं कमेटी के मेंबर होते हैं, इनके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसके अलावा अगर आप किसी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट कर रहे हो या फिर सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट कर रहे हो, तो उनको अपॉइंट करने के लिए आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। अगर चीफ जस्टिस अलाउ करेगा इंडिया का कि ठीक है आप इस जज को जो है इसका मेंबर आप बना दीजिए कमीशन का, या फिर इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बना दीजिए, उस केस में आप उससे कंसल्ट करके उसको मेंबर बना सकते हो, राइट। ये है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं टर्म ऑफ ऑफिस की। तो चेयरपर्सन और मेंबर्स जो होते हैं उनके पास 3 साल का टर्म होता है, या फिर 70 साल की जब तक उनकी एज हो जाती है तब तक के वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उतना जो है ऑफिस को होल्ड करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। अगर उनकी एक टर्म खत्म हो गया है और उनकी एज जो है अभी बची हुई है तो डेफिनेटली उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, राइट। लेकिन एक बार उनका टेन्योर खत्म हो गया उसके बाद चेयरपर्सन are not eligible for further employment, right?
इन दी एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि एक बार उनका अपॉइंटमेंट का टेन्योर खत्म हो गया, उसके बाद उनको किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी या दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी, बिकॉज काफी इसको हाई पोस्ट जो है माना जाता है। इसके अलावा अब हम रिमूवल की बात कर लेते हैं कि भाई क्या इन मेंबर्स को या चेयरपर्सन को रिमूव किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। कौन कौन से कंडीशन कौन करता है? पहली बात तो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देता हूँ, प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं। किन कंडीशंस में करते हैं? पहला कंडीशन है कि एडजस्ट इंसॉल्वेंट, मतलब कि यदि कि बिल्कुल गरीब हो गया, रोड पे आ गया, पैसे खत्म हो गए उसके, बिल्कुल ही भिखारी हो गया, डेट में चला गया, इंसॉल्वेंट यदि कोई आदमी हो जाता है, यानी कि पूरा कर्ज से डूब जाता है, पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं, ऐसे बंदे को प्रेसिडेंट हटा सकता है कि भैया ठीक है, आपके पास खुद ही को सपोर्ट करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए वो नहीं है, तो आपको हटा दिया जाएगा। इसके अलावा ऑब्वियसली कि अगर अपने टर्म ऑफ ऑफिस में किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट ये लेते हैं आउटसाइड इस टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब ऑफिस के अलावा दूसरी कोई भी पेमेंट अगर कहीं भी किसी और ऑफिस से लेते हैं, तो ऑब्वियसली उनको हटाया जा सकता है। ही इज अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस फॉर रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड ऑफ बॉडी, मतलब ऑब्वियसली अगर वो फिट नहीं है, माइंड से या बॉडी से फिट नहीं है, मेडिकली सर्टिफाइड प्रोफेशनल उनको देते हैं, तो ऑब्वियसली उस केस में उनको हटाया जा सकता है। अच्छा, अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स टू इफ इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स टू डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब कि उनका यदि दिमागी हालत ठीक नहीं है, यानी कि मेंटली स्टेबल नहीं है, और एक कॉम्पिटेंट कोर्ट या कोर्ट जो है उसको टेस्टिमनी दे देती है कि हाँ भाई इनकी हालत ठीक नहीं है मेंटली, उस केस में इनको हटाया जा सकता है। इफ ही इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी ऑफेंस में, किसी भी क्राइम में उनको कन्विक्ट किया गया हो, जेल में भेजा गया हो, उस केस में ऑब्वियसली इनको कमीशन का मेंबर नहीं बनाया जा सकता है, राइट, मतलब उस केस में उनको रिमूव किया जा सकता है कमीशन से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स में खास करके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, मेंस में भी आ सकते हैं, लेकिन जनरली प्रीलिम्स में पूछते हैं, मेंस में थोड़ा सा ट्विस्ट करके या करंट अफेयर्स से रिलेट करके इस तरीके से पूछा जा सकता है, बट प्रीलिम्स में डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकते हैं। In addition, president can also remove chairperson any ground of proven misbehavior or incapacity, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पे भी हटाया जा सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको। लेकिन प्रेसिडेंट को ऑब्वियसली अगर ऐसे ऐसे ग्राउंड पे हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट से जो है इंक्वायरी के लिए सजेशन देना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट अगर इंक्वायरी के बाद कहता है कि हाँ भाई वाकई में इनका बिहेवियर जो है अप्रोप्रिएट नहीं था, या फिर इनकेपेबल है ये आदमी अपने ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, उस केस में डेफिनेटली इनको मेंबर्स को या चेयरपर्सन को हटाया जा सकता है। सैलरीज की अगर बात करें, सैलरीज हैं, अलाउंसेज हैं, कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं, ये सारा का सारा ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है इनका, और ऑब्वियसली उनके जो भी सैलरीज वगैरह हैं उनको उनके डिसएडवांटेज के लिए वेरी नहीं किया जा सकता, मतलब कि ऑब्वियसली उनकी सैलरीज को घटाया नहीं जा सकता या वो कम नहीं किया जा सकता है किसी भी केस में, ताकि उनको नुकसान हो, ये चीज नहीं की जा सकती, इंक्रीमेंट भले कर सकते हैं, राइट। All the above provisions are aimed at securing autonomy, independence and impartiality in functioning of the commission. ऐसा क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली ताकि इम्पार्शियलिटी से कमीशन काम कर सके, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सैलरीज डाल देंगे, कम करने की पावर दे देंगे, तो ऑब्वियसली बात है यार कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी कठपुतली बन जाएंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसा करेंगे, राइट। तो हम नहीं चाहते कि ह्यूमन राइट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करे कमीशन को, तो हम चाहते हैं कि इसीलिए इम्पार्शियलिटी वगैरह, इंडिपेंडेंस के लिए सारे प्रोविजंस यूज किए गए। अब हम आते हैं फंक्शंस पे कि भाई फंक्शंस क्या क्या मेन फंक्शन है। कुछ फंक्शंस ऊपर मैंने आपको ऑब्वियसली डिस्कस किए थे कि वो उनके एम क्या है। बेसिकली एम और फंक्शन थोड़ा सा अंतर है कि एम मतलब कि क्या वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे अचीव करना चाहता है, और फंक्शन मतलब क्या क्या ये शॉर्ट टर्म लेवल पे या डे टू डे बेसिस पे करता है ताकि वो अपने एम या गोल को अचीव कर सके, राइट। तो पहला तो देखिए, टू इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन बाय पब्लिक सर्वेंट, आइदर सुओ मोटो और पेटिशन प्रेजेंटेड टू ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। बड़ा बड़ा इजी है और इंपॉर्टेंट भी है कि ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स के जहाँ भी वायलेशन हो रहे हैं या फिर उनका नेग्लिजेंस हो रहा है, तो वहां पे ऑब्वियसली इंक्वायर करेगा ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, राइट। सुओ मोटो भी कर सकता है, सुओ मोटो मतलब खुद से आगे बढ़ के भी कर सकता है, अगर उसको लगता है किसी भी खबर के माध्यम से या फिर इंफॉर्मेशन उसको कहीं से मिलती है, मीडिया के थ्रू, किसी भी और सोर्स के थ्रू मिलती है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली सुओ मोटो भी कॉग्निसेंस ले सकता है। और नहीं तो ऑब्वियसली कोई कोर्ट अगर पिटीशन यहाँ पे फाइल करता है, राइट, कोई भी कोर्ट अगर इस पे कंप्लेन पिटीशन फाइल करता है, तो ऑब्वियसली वो उस चीज को इंक्वायर करेगा। टू इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, यानी कोई भी कोर्ट में अगर ह्यूमन राइट से वायलेशन से रिलेटेड कोई मामला चल रहा है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑब्वियसली बीच में आके ला तड़ा सकता है
कि भैया ठीक है ह्यूमन राइट्स का मामला है, हमें दीजिए, हम इसको इंक्वायर करके आपको एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, राइट। ये हो सकता है। इसके अलावा जेल और डिटेंशन प्लेसेस में विजिट करके वहाँ की जो लिविंग कंडीशन है इनमेट्स की, वो सारी चीज़ों को ये चेक करता है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन है वो पुलिस थानों में, जेल्स में या इस टाइप की ही कंडीशंस में होती हैं लोगों की, बिकॉज प्रिजनर्स जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एक दूसरे को मारना पीटना, लड़ाई झगड़े, मारकाट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत होती हैं। या फिर पुलिस वाले अपना सारा का सारा गुस्सा जो है बहुत ही मिसट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट लोगों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ करते हैं, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। तो ये जेल्स वगैरह को विजिट करके वहाँ पे कोशिश करता है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस ना हो, उनको देखें मैटर को। टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, रिकमेंड मेजर्स फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। ऑब्वियसली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सबको रिव्यू करता है, चेक करता है सही है नहीं है, और क्या क्या इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, कैसे और बेटर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन राइट्स कमीशन देखता है। बाकी रिव्यू द फैक्टर्स दैट इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इनहिबिट एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रेकमेंड रिमीडियल मेजर्स। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे टेररिज्म के एक्ट्स हैं, चोरी चकारी क्राइम बहुत कुछ है जिससे ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है डे टू डे बेसिस पे पूरी दुनिया में हो रही है। तो ये उन सब चीज़ों को जो है देखता है, रिव्यू करता है और सजेस्टिव मेजर्स देता है कि भैया कैसे रिमेडी इनकी की जा सके, कैसे ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड किया जा सके। ये सारा का सारा काम ये डे टू डे बेसिस पे करता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रीटीज होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उन सभी को ह्यूमन राइट्स से कैसे रिलेट किया जा सकता है या कैसे ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करते हुए उनको ट्रीटीज को बनाया जा सकता है, ये सारे जो चीज़ों का रिकमेंडेशन है वो सब भी ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है देता है। तो आप देखिए कितने सारे वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइड स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। अच्छा, इसके अलावा रिसर्च भी ह्यूमन राइट्स की फील्ड में अगर कोई अंडरटेक करनी है तो वो भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है कर सकता है आगे चल के रिसर्च वगैरह। बाकी ह्यूमन राइट्स लिटरेसी अमंग पीपल एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ सेफगार्ड्स अवेलेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई लोगों के बीच में लिटरेसी अवेयरनेस को जो है फैलाना, ताकि लोगों को ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता हो सके। भाई ऑब्वियसली गांव में या फिर बहुत गरीब जगहों पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लोगों को अपने खुद के ह्यूमन राइट्स या अपने राइट्स के ही बारे में नहीं पता है, राइट। अवेयरनेस क्रिएट करना, लिटरेसी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर, इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग इसकी है। इसके अलावा एनजीओ जो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन एनजीओज को भी एनकरेज करता है ताकि वो एनजीओज भी बहुत अच्छे से काम ह्यूमन राइट्स की फील्ड में कर सके। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसके अलावा इसको दिया गया है पावर कि कोई भी और फंक्शन जो ह्यूमन राइट्स के अपहोल्ड करने में काम आ सकता है या फिर इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सभी के सभी फंक्शंस जो हैं इसी ह्यूमन राइट्स कमीशन के हाथ में दिए गए हैं, राइट। तो ये कुछ फंक्शंस थे, इनमें से बहुत सारे जो हैं ऑब्वियस हैं और कुछ जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप जरूर याद रखिएगा और बहुत इजीली आप इसको आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स या मेंस में आते हैं तो। वर्किंग की अगर बात करें तो देखिए इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो ऑब्वियसली दिल्ली में है, हमारे कैपिटल में। इसके अलावा जो है इसको पावर दी गई है कि दूसरी भी जगहों पे ऑफिसेज जो है एस्टेब्लिश कर सकता है और अपने खुद के जो भी प्रोसीजर्स हैं इसके, वो खुद ही के प्रोसीजर्स को खुद ही रेगुलेट करता है। यही है दोस्तों। बाकी अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सिविल कोर्ट की पावर्स जो हैं इसके पास होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको। सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं और प्रोसीडिंग्स जो हैं वो जुडिशियल कैरेक्टर की होती है, मतलब कि जो भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अपने डिसीजन सुनाता है, प्रोसीडिंग्स करता है, उनके पास सिविल कोर्ट की वो होती है, मतलब कि सिविल कोर्ट जो भी ऑर्डर्स इशू कर सकता है वही सारे ऑर्डर्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इशू कर सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम से पूछा जाता है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो इंफॉर्मेशन वगैरह मांग सकता है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उन पे सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड जो चीज़ें वो समझ कर सकता है। बाकी इसका एक खुद का इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होता है कमीशन का, जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कंप्लेंट्स को लेता है। बाकी कोई भी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, उनको ये कमीशन है यूज़ कर सकता है, उस पावर्स जो है उसको दी गई है। बाकी एनजीओज वगैरह के साथ कोऑपरेट करता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कमीशन इज नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स alleged to have been committed। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन से कोई भी कंप्लेंट अगर आप ह्यूमन राइट्स कमीशन ले जा रहे हो तो 1 साल से अगर ज़्यादा हो जाता है उस वायलेशन को, तो उसके बाद फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन उसको मैटर को कॉग्निजेंस नहीं लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कई बार क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है, खास करके प्रीलिम्स में। ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा, राइट। 1 साल से कम के अंदर यदि कंप्लेंट है उसमें वो कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है। बाकी
क्या क्या स्टेप्स ये ले सकता है कि भैया रेकमेंड कर सकता है कोई भी गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को कि कंपनसेशन दीजिए आप विक्टिम को, यदि कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो ये रेकमेंड कर सकता है कि भैया आप उसके ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए आप कंपनसेशन दीजिए, पैसा दीजिए उसको, ठीक है, ताकि उसका जो डैमेज है वो थोड़ा सा मिटिगेट हो सके। बाकी इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर एनी अदर एक्शन अगेंस्ट गिल्टी पब्लिक सर्वेंट, मतलब यदि कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसने ह्यूमन राइट्स वायलेशन कमिट किए हैं, मान लीजिए पुलिस वाले हैं जिन्होंने किसी क्रिमिनल को पीट दिया है या फिर बहुत बुरी तरीके से पीट दिया है, उसको इंजरीज ज़्यादा आ गई हैं या ह्यूमन राइट्स के वो दायरे के बाहर जाता है, उस केस में डेफिनेटली एनएचआरसी जो है रेकमेंड कर सकता है कि उन ऑफिसर के खिलाफ या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए। इसके अलावा ग्रांट ऑफ इमीडिएट इंटरिम रिलीफ, मान लीजिए विक्टिम किसी तरीके से अभी भी प्रताड़ित हो रहा है या फिर जेल में वो अभी भी परेशान है, तो डायरेक्ट कर सकता है कि तुरंत जो है, मतलब रिकमेंड कर सकता है कि भाई तुरंत विक्टिम को जो है रिलीफ दी जाए, उसको ह्यूमन राइट वायलेशन की सिचुएशन से बाहर निकाला जाए, है ना, ये सारी चीज़ें। बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो पहुंच ही सकता है कि भैया रिट लगा सकता है कोर्ट में, मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, उनके उनका सुनने वाला वॉइस कोई नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है रिट पिटिशन उनके लिए उनके बिहाफ में फाइल कर सकता है ताकि उनको न्याय मिल सके, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट, ये चीज़ें। अच्छा, रोल की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, ऊपर से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने से आपको समझ में आया होगा कि ये जो है रिकमेंडरी फंक्शन इसके ज़्यादा है, इसका मतलब रिकमेंड ज़्यादा करता है, बाकी अथॉरिटेटिव पावर्स अगर हम बोलें तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। पावर जो है पनिश करने की या वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट को पनिश करने की नहीं है, क्योंकि पनिश करने की पावर जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे कोर्ट्स के हाथ में होती है, और ये जो है सिविल कोर्ट की पावर तो रखता है लेकिन क्रिमिनल कोर्ट की कोई भी पावर नहीं रखता, राइट। तो पनिशमेंट की कहीं पावर तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ये जो वो है, मतलब रोल निभाता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसके एग्जिस्टेंस को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज बहुत सारे रिकमेंडेशन, अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स, अच्छे अच्छे रिसर्च ह्यूमन राइट्स पे जो है ये कमीशन ने किए हैं, और गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से इसकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर करेगा तो कहीं ना कहीं पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट की भी थू थू होगी कि भैया आप ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ऐसी बातें कर रहा है और आप पूरा का पूरा उसको इग्नोर किए जा रहे बातों को। तो कहीं न कहीं भले ही गवर्नमेंट को कंपल्सरी नहीं है इसकी बातों को मानना, लेकिन एक वेटेज वो कैरी करता है, बिकॉज़ कहीं न कहीं गवर्नमेंट की रेपुटेशन, गवर्नमेंट की खुद की एक जो है वर्किंग स्टाइल जो है, इट कम्स अंडर क्वेश्चन जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है एक्शन में आता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। तो ये जो वर्डिंग्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इट एन्जॉयज ग्रेट मटीरियल अथॉरिटी एंड नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर इट्स रिकमेंडेशन। मतलब गवर्नमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि सीधा इग्नोर मार देगी तो गवर्नमेंट की खुद की रेपुटेशन जो है खराब होगी, या फिर कमीशन खुद आगे जाके पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ रिट पिटीशन लगवा सकता है कोर्ट में, बहुत सारी चीजें जो कर सकता है, राइट। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि कमीशन हैज लिमिटेड रोल, पावर्स एंड जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी के ऊपर ज्यादातर इसकी जो वो है रोल और पावर्स हैं एनएचआरसी की, वो नहीं चलती हैं, क्योंकि आर्मी के जो रिलेटेड वायलेशन ऑफ ह्यूमन, आर्मी के प्रोसीजर्स खुद के सेपरेट हैं और वो अपने मैटर्स को खुद डील करती है जनरली, इसलिए आर्मी वगैरह पे ये ज्यादा पावर्स जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकता। पर थोड़ा बहुत जो कर सकता है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट मांग सकता है कि भैया आर्मी के ऐसी फंक्शन क्यों है, क्वेश्चनेबल है, ऐसा रिपोर्ट मांग सकता है और रिकमेंडेशन वगैरह दे सकता है, ये चीज़ें। ठीक है, तो बाकी रिपोर्ट्स वगैरह मैंने आपको बताया कि एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को वो सबमिट करता है हर, और सारे के सारे सबमिट करने के बाद जो है रिपोर्ट्स को लेजिस्लेचर्स के रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर के सामने रखा जाता है एंड मेमोरेंडम ऑफ एक्शन अलॉन्ग विद टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, राइट। तो मतलब कि बहुत इलेबोरेटली इन रिपोर्ट्स को पूरा पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस किया जाएगा, क्या क्या एक्शन उसमें लिया गया है उसको डिस्कस किया जाएगा, नहीं जो लिए गए हैं एक्शन वो क्यों नहीं लिए गए हैं और आगे उनको कैसे लेना है, ये सारी बातें जो है डिस्कस की जाती हैं। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो है पूरा का पूरा पावरलेस बॉडी है, मटेरियल जो है अथॉरिटी इसके पास है। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आप एक बार उड़ती उड़ती नजर मार लीजिएगा, सारा का सारा डिटेल एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ ही जाएगा कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कमीशन में जो है लिए जाते हैं, जैसे बॉन्डेड लेबर हो गया, राइट, मेंटल हॉस्पिटल्स, वुमेन केयर सेंटर्स, राइट टू फूड, राइट चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, गाइड बुक ऑफ मीडिया अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, मटन एनीमिया इन ह्यूमन राइट्स, डेस्टिट्यूट वुमेन, सेक्सुअल हरासमेंट, हरासमेंट ऑफ वुमेन पैसेंजर्स, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये सारे डिनोटिफाइड, ठीक है। बाकी एबॉलिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, राइट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय एचआईवी एड्स, राइट टू हेल्थ, right to disabled person, nomadic tribes, district complaint authority, population policy, review of statutes,
ह्यूमन राइट्स इन इंसर्जेंसी टेररिज्म, ठीक है, गाइडलाइंस टू चेक मिसयूज ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट, सेटिंग अप ऑफ ह्यूमन राइट्स सेल्स इन द स्टेट, custodial death, rape, torture, convention against torture, adoption of refugee law, systemic reforms of police, review of laws, promotion of human rights literacy, human rights training, ये सारे जितने भी एनजीओ ये सब तो पूरे के पूरे आपको रटने की ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इन सभी चीज़ों को आप जो है एक उड़ती नज़र मार लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दिस इज द ओवरऑल चैप्टर दोस्तों। तो प्लीज़ बने रहिएगा फॉर मोर अपकमिंग चैप्टर्स, बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपके प्रीलिम्स मेंस दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको निकालने से रोक सकती है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।